जाए। तो पिछले क्लास का मेन थीम था, पहला थीम तो ये था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जहाँ पे चार्ज अगर फ्लो में नहीं है, चार्ज अगर रेस्ट में आ गया तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, करेक्ट। और सेकेंडली कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कंडक्टर एज ए होल बॉडी इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो कंडक्टर एज ए होल बॉडी इक्वी पोटेंशियल, इसका मतलब कंडक्टर का सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल हो गया। ओके इसका मतलब कंडक्टर के सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे डाइवर्ज या कन्वर्स करेगा तो परपेंडिकुलरली कट करेगा। ओके मैं पिछले क्लास में जो करवाया था उसी को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये मेरा कंडक्टर है। और भी कांस्टेंट है, करेक्ट। तो पूरा कंडक्टर एज ए होल बॉडी मेरा इक्वी पोटेंशियल बॉडी रहेगा, उसका सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगा। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कट करेगा। इतना बात है तो सबको दिमाग में रहेगा, क्योंकि जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है उस पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिलने वाला है। इसको हटाए। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे, कंडक्टर का शेप एक मिनट रुकिए, पहले मुझे लिख देने दीजिए, फिर मैं सारा डाउट सुनूंगा।
देखिए, तो मैंने सही से डिस्क्राइब किया जो अभी तक पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। इफ शेप ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, राइट, इफ शेप ऑफ कंडक्टर is irregular, then distribution of charge is non-uniform, but that distribution is unique for that shape, because for that distribution electric field is zero at each and every point inside the conductor, correct? इसी बात पे तो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हर गिवन शेप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिक होता है। वो ऐसा यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन नैनो सेकंड के अंदर हो जाता है, बट वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कंडक्टर के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करता है, करेक्ट ना? हाँ बोलिए शुभंकर, आपका क्या डाउट है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेयर आर था, पिछले क्लास का रिवीजन करके इसलिए तो बोलता हूँ इन कीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे थे भाई पिछला क्लास में, इसको मैं आर कहीं से पकड़ रहा था या रेडियस ऑफ, बार बार बोलता हूँ पिछला पेज पढ़ के इन कीजिए क्लास में। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्व का इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए ऐसे करेंगे ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाए थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर किस चैप्टर में पढ़ाए थे? सर्कुलर मोशन में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कैसे बताते थे? ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए बोलते थे ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या कोई पॉइंट फिक्स करके रखे हैं या हर वहाँ पे एक इमेजिनरी सर्कल सोचते हैं, इमेजिन करते हैं? तो इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सेंटर यहाँ रहेगा, रेडियस यहाँ से पकड़ेंगे सेंटर से, राइट? इस पॉइंट के लिए सेंटर यहाँ पकड़ेंगे, रेडियस ये रहेगा, करेक्ट? तो भाई कोई भी कर्व को क्या बोला गया था? कोई भी कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल के आर्क से बना हुआ रहता है। ये बात बहुत पुराना है सर्कुलर मोशन का, राइट? तब नहीं, जहाँ पे जो टर्म इतना सोच सोच कर तो लिखता हूँ और वहाँ पे बोलते हैं आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। और यहाँ से ही तो जनरलाइज कर पाए कि इफ़ शेप ऑफ कंडक्टर इज इरेगुलर देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म। इरेगुलर का मतलब आर चेंज करता रहेगा पॉइंट टू पॉइंट, तो सिग्मा भी चेंज करता रहेगा पॉइंट टू पॉइंट, राइट? बट वो डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर नॉन यूनिफॉर्म नजर आएगा, बट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो इस शेप के लिए यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके अंदर के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करेगा, करेक्ट ना एवरीवन? बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, इससे का बहुत लाभ मिलेगा आपको, ठीक है? अब यहाँ से ही अगर आर कांस्टेंट कर देंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम रहेगा, तो आर से अगर कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब कंडक्टर का शेप यूनिफॉर्म, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। इसका उल्टा तो यही होगा ना इसका, इस सेंटेंस का। इसका मतलब अगर स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस के किसी सरफेस के किसी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ईच एंड एवरी पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा, आर के बराबर रहेगा, करेक्ट? अब वो आर रहेगा रेडियस ऑफ द स्फेयर। दिस इज द वजह कि कंडक्टर का शेप अगर यूनिफॉर्म है, लाइक जस्ट लाइक अ स्फेयर, तो उसका उस पर अगर चार्ज डाल भी देंगे और अब नॉन यूनिफॉर्म करने की कोशिश भी करेंगे तो ऊपर के सरफेस पे यूनिफॉर्म ही दिखेगा, करेक्ट ना? अब इस पे और बहुत सारा बात है जो कि बाद में करेंगे, बट मेडिकल वाले बच्चे कम से कम इतना तो क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ कर आ जाएंगे ना, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे अगर इस पे चार्ज डालते हैं तो यहाँ पे सिग्मा 1, यहाँ पे सिग्मा 2, यहाँ पे सिग्मा 3, बस यही आपका ऑर्डर पूछा जाएगा। बना के आ पाएंगे सर? सिग्मा 2 गिटन सिग्मा 3 गिटन सिग्मा 1, करेक्ट ना? चलिए अब हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor. Electric field just outside the conductor. Just outside का मतलब
जस्ट बाहर, करेक्ट। ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऑर्गेनिक में पीछे छूट गए हैं। क्यों भाई? नहीं तो उसको मेक इट फास्ट, अभी तो समर वेकेशन चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इफ कंडक्टर इज गिवन ए चार्ज क्यू। तो किसी भी कंडक्टर पे अगर क्यू चार्ज डालते हैं तो डैम श्योर हो के अंदर में नहीं रहेगा, वॉल्यूम में नहीं रहेगा, सरफेस पे आ जाएगा स्टूडेंट। गॉस लॉ से इसको जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा स्टूडेंट तो इसको 1 मिनट में एक फार्मूला दे दूंगा, बट अभी कंडक्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरा एक कोई कंडक्टर है जिस पे मैंने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया और आपको पता है कि वो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, करेक्ट ना। और एट द सेम टाइम किसी भी सरफेस के लिए, कोई भी सरफेस फाइनाइट सरफेस है, बट फाइनाइट सरफेस ऑल्सो बिहेव लाइक इनफाइनाइट सरफेस अगर इफ पॉइंट इज वेरी 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 क्लोज, करेक्ट। ऐसा कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैट बोले थे। एनी फाइनाइट सरफेस ऑल्सो बिहेव लाइक इनफाइनाइट सरफेस फॉर व्हाट, इफ पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज, राइट। और अगर यहाँ पे मेरा इस सर, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं डेल्टा एस इमेजिन कर रहा हूँ। डेल्टा एस इज वेरी, सब ऐसे डी एस लेना चाहिए था बट डेल्टा एस ले रहे हैं। डेल्टा एस इज फाइनाइट सरफेस, वेरी वेरी स्मॉल सरफेस। बट कोई, यहाँ देखिए 1 मिनट रुकना है, प्लस समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं इस टॉपिक में। तो अगर मेरा सरफेस कर्व सरफेस है, बट किसी भी कर्व सरफेस का छोटा सा सरफेस कट करके निकालिएगा तो बिहेव लाइक ए प्लेन सरफेस, राइट। अर्थ का सरफेस तो कर्व सरफेस है, बट उसका छोटा सा, जहाँ पे हम लोग गुवाहाटी में हैं तो कहीं पर खड़े हैं तो वहाँ के आसपास का सरफेस आपको प्लेन सरफेस दिखेगा, राइट। वैसे ही नो डाउट दिस सरफेस इज ऑब्वियसली एक कर्व सरफेस, बट इसका अगर छोटा सा एलिमेंट निकालेंगे तो जस्ट लाइक इसको हम लोग डेल्टा एस बोल सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और अगर मेरा पॉइंट P, इफ पॉइंट P इज वेरी 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 क्लोज टू दिस सरफेस, तो क्या इस पॉइंट P के लिए ये डेल्टा एस सरफेस इनफाइनाइट प्लेन के जैसा बिहेव करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड, तो मान लेते हैं कि मेरा एक पॉइंट P है एंड पॉइंट P इज वेरी 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 क्लोज। तो इस और यहाँ का डेल्टा एस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस डेल्टा एस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा। तो सर डेल्टा एस के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा और डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहेगा, करेक्ट। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों? तो सर यही तो इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट था इलेक्ट्रोस्टैट में, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस, मैंने ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल कंडक्टर, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस कितना रहेगा, सिग्मा बाई,
यस, और ए यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, इज इट राइट? तो यहाँ पे ड्यू टू डेल्टा एस पी डैश पे कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? सर सेम, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? सिग्मा बाई कितना रहेगा? ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, और ए भी परपेंडिकुलर, करेक्ट एवरीवन? ओके, तो ए मेरा पॉइंट पी है और ए मेरा पॉइंट पी डैश है, और ए मेरा डेल्टा एस है, करेक्ट? और इस पूरे सरफेस का मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक सरफेस रहेगा एस माइनस डेल्टा एस और दूसरा पार्ट रहेगा डेल्टा एस। यहाँ से यहाँ तक को मैं डेल्टा एस नाम दे रहा हूँ, करेक्ट एवरीवन? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू डेल्टा एस सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, शुभम कुमार सिर्फ यस सर मत बोलिएगा, हाँ सर यस सर, समझते भी रहिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश क्या रहेगा? नेट पी डैश पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर जीरो होना पड़ेगा, कंडक्टर का जस्ट इनसाइड का पॉइंट है, राइट? पी डैश इज द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, और कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो पॉइंट पी डैश पे अगर इस पूरे सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो दो पार्ट में मैंने इस पूरे सरफेस को डिवाइड कर दिया, एक पार्ट डेल्टा एस और दूसरा पार्ट एस माइनस डेल्टा एस, करेक्ट? इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस अब प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, ये दोनों मिलकर जीरो होगा, राइट? कितना बढ़िया बात है। जो काम अकेले डेल्टा एस कर रहा है, उस डेल्टा एस को काउंटर करने के लिए पूरा एस माइनस इतना बड़ा सरफेस मिलकर कर रहा है, करेक्ट? मैं दोबारा बोलूँगा और तिबारा भी बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। क्या ये बात बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस, मैंने इस पूरे सरफेस को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में। कौन कौन सा? डेल्टा एस और दूसरा पार्ट कौन सा? एस माइनस डेल्टा एस, राइट? अब पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश जीरो होगा। क्या जीरो ड्यू टू डेल्टा एस होगा या पूरा सरफेस मिलकर जीरो करेगा? तो मैं सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया हूं, तो क्या बोल सकते हैं दिस प्लस दिस का इफेक्ट जीरो? ओके, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग बात है कि सर इस छोटा सा डेल्टा एस अकेले वो इफेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसको काउंटर करने के लिए पूरा मिलकर कर रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस निकाल सकते हैं सर? यस, दिस इज द वैल्यू, राइट? अब इसमें क्या समस्या है भाई? ड्यू टू दिस इक्वल टू इधर चला जाएगा, और ए वैल्यू तो हम लोग को पता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी डैश पे डेल्टा एस क्रिएट करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एस माइनस डेल्टा एस पी डैश पे क्रिएट करेगा, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा, राइट? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है, करेक्ट ना? इसका मतलब ये हुआ एवरीवन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड भी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन रहेगा, इज इट राइट? लेकिन वो सिग्मा कहाँ का रहेगा सर? डेल्टा एस का, राइट? सिग्मा कहाँ का रहेगा? डेल्टा एस का, यस। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसी डायग्राम को मैं इसी पार्ट को यहाँ पे ले रहा हूँ एवरीवन। पी डैश कहाँ का पॉइंट? अंदर का, करेक्ट? और ये जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था सिर्फ डेल्टा एस की वजह से। अब एक और डायग्राम ले रहे हैं, यहाँ देखिए, ये है पॉइंट पी
इस डेल्टा एस को बड़ा कर दिया समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये है डेल्टा एस बहुत छोटा, ठीक है। तो ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट पी डैश, और पी और पी डैश बहुत दूर का पॉइंट है, या इस पेज का जो थिकनेस है उसका 1000 गुना कम कर दीजिए, करोड़ों गुना, लाखों गुना कम कर दीजिए। इस पेज का जो थिकनेस है वो बस डिस्टेंस का डिफरेंस है पी और पी डैश में। पी इज जस्ट आउटसाइड, पी इज जस्ट आउटसाइड एंड पी डैश इज जस्ट इनसाइड, करेक्ट? यस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, आप लोग डायग्राम को बाद में ड्रॉ कीजिएगा। ये है मेरा पी डैश, पी डैश पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, क्या देखिए तो मैंने डायरेक्शन सही दिया? एक किसके वजह से सर? ई ड्यू टू डेल्टा एस, राइट? और एक किसके वजह से रहेगा? ई ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, इज इट राइट? और ए कौन क्रिएट करेगा? एस माइनस डेल्टा एस, और ए कौन क्रिएट करेगा? डेल्टा एस, और दोनों को मिलाकर वैल्यू कितना है? 0 है, करेक्ट? लास्ट में जो इसका कंक्लूजन बोलूँगा वो कंक्लूजन रट लीजिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए, अब ये है मेरा पॉइंट P, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एस की वजह से नहीं पूछ रहे हैं, जो बाकी जो बचा हुआ है एस माइनस डेल्टा एस को छोड़कर, और इसी कंडक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हूँ, ठीक है? तो भाई एस माइनस डेल्टा एस नहीं लगता कि जितना पी डैश पे क्रिएट करेगा उतना ही पी पे क्रिएट करेगा, और उसी डायरेक्शन में, बिकॉज दोनों तो ऑलमोस्ट इसके लिए एस माइनस डेल्टा एस के लिए दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्ट सेम पॉइंट के जैसा है, जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड। इसलिए एक्चुअल में एस माइनस डेल्टा एस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पी डैश पे क्रिएट करेगा और जिस डायरेक्शन में, तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाई ऐसा बोलने का सेंस ये है, यहाँ का डी क्यू इस पर ऐसे सुपरपोज करें, सुपर इम्पोजिशन का बात करेंगे तो सारा डी क्यू मिलकर सेम डायरेक्शन देगा। और एक लॉजिक भी लगा सकते हैं, लॉजिक ये रहेगा कि पी एंड पी डैश इज जस्ट वेरी वेरी क्लोज पॉइंट, तो डेल्टा एस के लिए पी बाहर का पॉइंट और पी डैश अंदर का, मतलब डेल्टा एस के लिए एक इधर एक इस तरफ का पॉइंट एक इस तरफ का है, लेकिन डेल्टा एस को छोड़कर एस माइनस डेल्टा एस के लिए ऐसा लग रहा है मानो पी और पी डैश सेम डायरेक्शन का पॉइंट है, एक ही तरफ का पॉइंट जैसा फील होगा, नॉट फॉर डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस के लिए, राइट? दिस इज द रीजन कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पी डैश पे क्रिएट करेगा कौन? एस माइनस डेल्टा एस, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे भी क्रिएट कर देगा, राइट? दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस का वैल्यू भी सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट रहेगा, समझ गए? और डायरेक्शन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, करेक्ट एवरीवन? इस डायरेक्शन को मैं एन कैप बोल रहा हूँ, एन कैप। इसका मतलब है कि पी डैश के हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी डैश के हेल्प से हम लोग पॉइंट पी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए, किसके वजह से? डेल्टा एस की वजह से नहीं, एस माइनस डेल्टा एस की वजह से, ठीक है? देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए क्या पूरा कंडक्टर लेंगे या कंडक्टर का सिर्फ थोड़ा सा सरफेस, होल कंडक्टर ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के लिए क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस। तब पूरे कंडक्टर का सरफेस आ गया, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डेल्टा एस कितना था, सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस भी कितना है सर, उतना ही है, सेम डायरेक्शन एन कैप। और दोनों मिलकर कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। समझ गए एवरीवन। इसका मतलब है किसी कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे, इनसाइड पे तो जीरो रहेगा, और जस्ट आउटसाइड पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये बात आज नहीं डिस्कस करते तो हो सकता है कि आप इनफाइनाइट प्लेन वाला रिजल्ट, तो जो इनफाइनाइट प्लेन का रिजल्ट था वो एक्चुअली एक प्लेन के लिए था, कोई सॉलिड कंडक्टर के लिए नहीं था। समझ गए। तो एक्चुअली मुझे सिखाना ये था, समझ गए ना स्टूडेंट। तो इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और वहाँ कहाँ का सिग्मा लेंगे सर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं वहाँ का सिग्मा। और डायरेक्शन सर जिस पॉइंट का कंडक्टर के जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं उससे अवे, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो राइट, लेकिन परपेंडिकुलरली राइट। अब हाँ ना बोलिए। ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यस, किस पे नहीं, मैं सरफेस के वॉल्यूम से दूर की तरफ एन कैप ले रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा एस का डायरेक्शन और एस माइनस डेल्टा एस का डायरेक्शन पॉइंट पी के लिए सेम डायरेक्शन बन जाएगा। पी डैश के लिए अपोजिट डायरेक्शन था। बातों को सुन, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है स्टूडेंट, इसी को मैं गॉस लॉ में बच्चों का गेम कर दूंगा, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा डेप्थ में सीखिए, क्योंकि ऐसा ना पैटर्न आ गया है ऑब्जेक्टिव का ज़माना कि आप लोग अगर 1990 के बच्चों 1990 और 2000 के बीच में जो आईआईटी किया है उसके सामने तो खड़ा भी नहीं हो पाइएगा। जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है, कॉन्सेप्चुअली आज के बच्चे बस ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग भी उसी पे ध्यान देंगे कि पहले सिलेक्शन हो जाए, उपाय नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, अगर इस पर क्यू चार्ज देते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डाउन नहीं देने का बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, माइंड मत कीजिएगा इस बात को कि सर डाउन दे दिए, फैक्ट यही है। बट यकीन कीजिए जो पढ़ रहे हैं, अगर गलती से भी फिजिक्स ले लिए, इंटरेस्ट आ गया तो कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछेंगे, पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, इस पॉइंट को सी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, इसके जस्ट आउटसाइड में सर ऐसे रहेगा। एकदम आगे बढ़ाएंगे, अगर यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू तो यहाँ से होगा 90, यहाँ पे 90 डिग्री दिखेगा राइट। क्यों 90 डिग्री, इक्विपोटेंशियल ना, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैं सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन खींचा होगा राइट, ऐसे तो 90 बनाते हैं, यहाँ पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर करके राइट, सरफेस का सबसे बड़ा यहाँ पे लाइन क्यों खींचा, क्योंकि सर यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल रहे हैं लेने के लिए क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे की तरफ, बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट
एन कैप, और एन कैप क्या है, सरफेस से अवे, उस वॉल्यूम से टुवार्ड से अवे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अवे, यहाँ पे अवे, यहाँ पे अवे, लेकिन यहाँ का निकालने के लिए यहाँ का सिग्मा लेंगे, यहाँ का निकालने के लिए यहाँ का सिग्मा लेंगे, यहाँ का निकालने के लिए यहाँ का सिग्मा लेंगे। डायरेक्शन देखें तो सही है, मैं 90 मेंटेन कर रहा हूँ, करेक्ट। तब ए बी और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड का। तो बोलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहाँ रहेगा सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कम है तो यहाँ पे सिग्मा ज़्यादा रहेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसी का रहेगा, उसके बाद ए का रहना चाहिए, बी का, करेक्ट, बी का ए का शेप ऐसा बनाया है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि कम है, ऐसा फील हो रहा है, राइट। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है, ओके। और उसके बाद तो कोई बात नहीं, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग आंसर, मैंने कॉन्सेप्ट तो सीख गए ना, एग्जाम में तो पता चल ही जाएगा, राइट। तो अपने डायग्राम के मेन थीम क्या है, जहाँ पे इसका सिग्मा ज़्यादा रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड बाई, और डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज रहे, पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो अवे, लेकिन परपेंडिकुलर बनाकर, करेक्ट ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग क्या निकालने के लिए, शॉर्ट नोट्स में सिर्फ ये फार्मूला रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड या जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। और सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन लेंगे या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में आधा कंट्रीब्यूशन डेल्टा एस का और बाकी आधा कंट्रीब्यूशन एस माइनस डेल्टा एस का, राइट। तो सर इतना डेप्थ में आएगा, बिल्कुल आ सकता, हो सकता है कि आपको एस माइनस डेल्टा इसका पूछा जाए जस्ट आउटसाइड पीट पॉइंट पे, तो उस टाइम पे क्या कीजिएगा, इसका हाफ कर दीजिएगा, डेरिवेशन का एडवांटेज मिल जाएगा, राइट। चलिए अब लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने क्या लिखा देखिए तो, फोर्स ऑन डेल्टा एस ड्यू टू, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैट काम कर रहे हैं और चार्ज पार्टिकल पे। अच्छा स्टूडेंट, किसी भी पॉजिटिव, किसी भी चार्ज, किसी भी कंडक्टर पे अगर चार्ज डाल देंगे, उस कंडक्टर का टेंडेंसी क्या रहेगा, कंप्रेस होने का या एक्सपेंड होने का। भाई एक्सपेंड होगा, देखिए कैसे, इस डेल्टा एस को ले लिया जाए तो फोर्स ऑन डेल्टा एस, तो चार्ज किसका लेंगे और फील्ड किसका लेंगे, चार्ज लेंगे डेल्टा एस का और फील्ड लेंगे एस माइनस डेल्टा एस का, करेक्ट। हाँ ना, बोलते ही नहीं है, चार्ज लेंगे डेल्टा एस का और फील्ड लेंगे एस माइनस डेल्टा एस का। तो भाई ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, मैंने चार्ज किसका लिया, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लें, सिग्मा इंटू डेल्टा एस। सिग्मा इंटू डेल्टा एस क्या है, चार्ज ऑन डेल्टा एस, राइट। और फील्ड किसका लेंगे, फील्ड ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, इज इट राइट। इस पॉइंट पे चार्ज ले रहे हैं कहाँ का, डेल्टा एस का, ये है मेरा डेल्टा एस, और फील्ड किसका लेंगे सर, बाकी को छोड़कर, करेक्ट ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगाता है, करेक्ट। इसलिए अगर उस पर फोर्स देखना है तो फील्ड किसी और का पकड़ते हैं। अब बताइए सर, इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस, ये तो हो गया, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पे, तो भाई एस माइनस डेल्टा एस पी डैश पे, पी पे, या पी डैश और पी के बीच में जो पॉइंट है डेल्टा एस पे,
उसका फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा या ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन? तो क्या लिख दिया है सिग्मा बाई, लेकिन एस माइनस डेल्टा एस का वैल्यू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट था और डायरेक्शन एन कैप कर दें, कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस एन कैप। अब बताइए डेल्टा एस पे फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल्यूम है या टुवार्ड्स द वॉल्यूम है? अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा ना। तो किसी वॉल्यूम को ऐसे खींच रहे हैं तो कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा? इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा तो कितना अच्छा फील होगा। यही पूछा हुआ है, राइट। एक सोचिए को लोग कैसे क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। इस पैटर्न पे 3 बार पूछे हुए हैं रिपीट कर कर के। अब जैसे यहाँ पे अभिज्ञान आज एक आंसर दिए सर कंप्रेस भी हो सकता है, राइट। तो पहला बात तो पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सपेंड करेगा, देख लिए। निगेटिवली चार्ज रहेगा तब भी एक्सपेंड ही करेगा। बोलिए क्यों? निगेटिवली चार्ज रहेगा तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव रहेगा ना, और निगेटिवली चार्ज रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो अभी ऐसे कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और चार्ज निगेटिव है तो उसकी वजह से फोर्स का डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा। निगेटिवली चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सरफेस का टुवार्ड्स रहेगा, लेकिन B इक्वल टू लैम्डा इंटू ए करते हैं और ए अगर लैम्डा निगेटिव है तो B का डायरेक्शन ए से जस्ट अपोजिट। तो अगर निगेटिवली चार्ज भी रहेगा तब भी फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल्यूम रहेगा। आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव चार्ज दें, कंडक्टर का टेंडेंसी कंप्रेस होने का रहेगा या एक्सपेंड, ये भी शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए, एक्सपेंड होने का रहेगा, राइट। मैं लिखवा दूंगा, मतलब इस फार्मूला से यहाँ से तो यही समझ में आया ना। लिखिए इफ़ एनी अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव पुट ऑन द कंडक्टर, then tendency of conductor is tendency of expansion, and this is valid for both type of charge, positively charged or negatively charged. यहाँ के लिए समझ में आया पॉजिटिव चार्ज के लिए? ओके देखिए स्टूडेंट, मैं पॉइंट P पे जो पॉइंट, इस पॉइंट पे ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं मेरा मार्कर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं Q ऑफ डेल्टा एस बोल सकता हूँ। और Q ऑफ डेल्टा एस कितना? सिग्मा इंटू डेल्टा एस। और इस पे हम लोग फोर्स निकालेंगे ड्यू टू एस माइनस डेल्टा एस, और यहाँ से यहाँ तक का सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे है, करेक्ट। ये बात समझ में आया कि ऐसे क्यों है? यस। तो फोर्स निकालेंगे तो चार्ज लेंगे डेल्टा एस का और फील्ड लेंगे एस माइनस डेल्टा एस का। ये जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक यहाँ पे एफ डेल्टा एस, सब लोग यहाँ देखिएगा, एफ डेल्टा एस इक्वल टू क्यू ऑफ डेल्टा एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? एस माइनस डेल्टा एस, इज इट राइट? तो अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वही तो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? अवे फ्रॉम द सरफेस है, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे इस डेल्टा एस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, कौन लगाया है? इस सरफेस को छोड़कर बाकी का सरफेस। यहाँ पे पूछेंगे तो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे पूछेंगे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पूछेंगे ऐसे हो जाएगा।
तो आपका कोई वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को ऐसे खींच रहे हैं तो वॉल्यूम कंप्रेस होते हुए नजर आएगा या एक्सपेंड नहीं करेगा, बट टेंडेंसी तो एक्सपेंशन का रहेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, एफ बाई ए क्या होता है? प्रेशर। लेकिन एफ बाई ए प्रेशर होता है जब हम लोग फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवार्ड्स करते हैं, राइट? अब बहुत ध्यान से देखना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड आप बताइए। यस, तो दिस बाई दिस कितना? ये क्या है? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन सरफेस डेल्टा एस, करेक्ट? बट एक्चुअली ये प्रेशर बोलना सही रहेगा या स्ट्रेस बोलना सही रहेगा? स्ट्रेस बोलना। प्रेशर के लिए क्या करते हैं, फोर्स, अगर मुझे यहाँ देखिएगा, इस एरिया पे अगर परपेंडिकुलरली या टुवार्ड्स लगाएंगे तो इट इज़ काइंड ऑफ प्रेशर, बट इसी एरिया पे फोर्स ऐसे लगाएंगे बट ऐसे खींचेंगे तो उसको इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेस, राइट? थोड़ा तो पढ़े होंगे सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में, यही तो सर पढ़ाए थे, राइट? और इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, करेक्ट? ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में रहेगा। तो कंडक्टर के सरफेस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आप देख रहे हैं वहाँ पे का वैल्यू कितना रहेगा? सिग्मा स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, इज इट राइट? ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट? ये भी शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। यहाँ तक हो गया? देखिए, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाना रहता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के आगे बढ़ जाता, बट मुझे लगता है कि डेरिवेशन करना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। और लास्टली तो ये हो ही गया, लास्ट में तो कंक्लूजन इज दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का डायरेक्शन टुवार्ड्स द प्रेशर रहेगा या अवे फ्रॉम द सरफेस प्रेशर रहेगा? अवे फ्रॉम। तो अवे फ्रॉम द सर, अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी आप बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा। तो प्रेशर सरफेस पे क्या लग रहा है, टुवार्ड्स या अवे? और सरफेस पे प्रेशर अवे की तरफ हो रहा है तो ऑब्वियसली सरफेस क्या होगा, एक्सपेंशन का टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर नीट में या जेई मेन में आ गया तो बन जाएगा। कंडक्टर पे कोई भी चार्ज डालेंगे और अगर चार्ज रेस्ट में है, मोबाइल नहीं है, इसका मतलब है कंडक्टर का टेंडेंसी एक्सपेंशन का रहेगा, राइट? ओके एवरीवन, ये क्या था? ये फार्मूला अभी मैं डिराइव नहीं किया हूँ, बस यहाँ पे बोला था कि मेरे को ट्रस्ट करके इसको रटिएगा आगे। ये था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर तो भाई मैंने पढ़ाया ही नहीं है तो कैसे दे दूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? इसी को मैं बोल रहा हूँ एनर्जी डेंसिटी। किसका एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, राइट? इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। और यहाँ से ही क्या बोले थे, इस फार्मूला से ये समझ में आया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इट राइट?
यहाँ तक आ जाइए, करेक्ट है ना? इसको हटाया जाए। ये क्या है स्टूडेंट? यस ऑब्वियसली बकेट, बाल्टी। ओके तो यहाँ पे पानी कैसे रखते हैं? पानी रखने के लिए उल्टा करके यहाँ पे रखते हैं पानी, यहाँ पे, या पानी यहाँ पे रहता है। इसका मतलब बकेट में पानी रखने का एक पार्टिकुलर जगह है सर, यहाँ पे रखते हैं, उल्टा करके नहीं रखेंगे, करेक्ट? हाँ ना, आप बोलेंगे नहीं, इतना आसान क्वेश्चन का भी रिप्लाई नहीं कीजिएगा तब तो। ओके कोई बात नहीं है। कंडक्टर पे चार्ज रखने का, कंडक्टर क्या है? चार्ज को रखने का जगह, ऐसे मान लीजिए। बट उस पर कंडक्टर होता ना किसी का बैठने का जगह। जैसे मेरे यहाँ कोई आएंगे तो क्या करेंगे, या तो बेड नहीं तो सोफ़ा जो भी है, या चेयर, यूजुअली एक बैठने का जगह। वैसे ही कंडक्टर पे चार्ज अगर डालते हैं तो कंडक्टर उस चार्ज को अपने पास रखता है, लेकिन उसका रखने का जगह क्या है? वॉल्यूम में रखता है या सरफेस पे? सरफेस पे रखता है। चार्ज रखने के लिए कंडक्टर का वॉल्यूम यूजलेस है, राइट? वॉल्यूम में चार्ज रहेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम नहीं लेता, यूजलेस हो गया। ओके देखिए, फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बोलिए क्या? से यस। हेडिंग है फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। मैंने यहाँ पे भी कंडक्टर का नाम लिया है। अगर कंडक्टर रहेगा तो मैं कंडक्टर नाम लूँगा। इसका मतलब मेरा जो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, इट माइट भी कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर बोला है, ठीक है एवरीवन? और अभी के टाइम पे आपको कैपेसिटर भी नहीं पढ़ाया हूँ। इसका मतलब है कि मुझे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको क्या लगता है मुझे ये फार्मूला याद नहीं है? हाफ सी बी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस सी या हाफ क्यू इंटू वी। जब मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे भी सारा बात बोलेंगे कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाइएगा। इसलिए अभी कैपेसिटर में गए नहीं हैं, तो कैपेसिटर में नहीं गए तो वहाँ का बात अभी नहीं करूँगा, राइट? बट कैपेसिटर में इन करने का माहौल बना रहा हूँ। गेटवे ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर, राइट? चलिए मान लेते हैं कि इसको चार्ज करना है, इस पर टोटल चार्ज क्यों रखना है। तो सर इस यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर को अगर चार्ज करेंगे तो इस पर कितना पॉइंट चार्ज? तो सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, इज इट राइट? मान लेते हैं, इसको लिखना नहीं है, बाद में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मानिए कि आपके बैग में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेकर आप इन्फिनिटी पे हैं, और यहाँ से बस उस बैग से डी क्यू लेकर चले यहाँ पे डालने के लिए। तो उस डी क्यू को रोकने के लिए कोई फोर्स लगाएगा या कंडक्टर ए स्फीयर? सर इसके पास कोई फील्ड था ही नहीं, राइट? पहला डी क्यू तो बहुत आराम से आ गया, विदाउट एनी वर्क। फर्स्ट डी क्यू जब आया तो सेकेंड डी क्यू को जब वहाँ से लेकर यहाँ पे ला रहे हैं
तो पहले वाला जो डी क्यू प्रेजेंट है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको अपोज करेगा, करेक्ट, और उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, और उसके अगेंस्ट जितना काम कीजिएगा वही यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। थर्ड डी क्यू में पहले बार दोनों डी क्यू मिलकर इसको अपोज करेगा। ऐसे करते करते जब हम लोग वहाँ पे धीरे थोड़ा थोड़ा डी क्यू करके इसको चार्ज करेंगे तो हम लोग को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किसके अगेंस्ट, यहाँ पे जो पहले से प्रेजेंट रहेगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, राइट। जस्ट मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि भाई इसमें एनर्जी कैसे स्टोर होगा, कैसे स्टोर होता है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स अपीयर एज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इट राइट। एनीवे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा, सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैंने बोला यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, इज इट राइट, इसका रेडियस है r। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट, 0। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सर इस हॉलो स्फीयर के साथ पे जो चार्ज है उस चार्ज के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहेगा उसका कुछ भी अमाउंट, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई कुछ भी अमाउंट अंदर में स्टोर नहीं रहेगा। यह ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, यही पूछा जाएगा। अगर मेरा हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो अंदर में हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट आंसर इज 0। वजह सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, क्यों, क्योंकि फार्मूला ही है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, राइट। तो भाई इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी कहाँ कैसे जुड़ा रहेगा, तो सर जहाँ तक एज ए फिजिक्स टीचर, बाद में इसी को कैपेसिटर में एज ए इंजीनियर, कैपेसिटर का मतलब, कैपेसिटर का बात करने का मतलब एज ए इंजीनियर बात करना, ठीक है। फैन में लगा रहता है ना कंडेंसर, कैपेसिटर ही तो है, करेक्ट। यहाँ देखिए, और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस चार्ज का जाएगा वहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फैला हुआ रहेगा, करेक्ट। बट उस स्टार्ट कहाँ से होगा, सरफेस से, करेक्ट ना एवरीवन। तो मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे बाद में शॉर्ट नोट्स में इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एक वॉल्यूम इमेजिन कर रहा हूँ। इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम सर 4 पाई r स्क्वायर dr, देखिए तो मैंने सही लिखा, और इस वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहेगा। तो सर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना स्टोर होगा उसके लिए आप ऐसे कर दीजिए dv इंटू यू, करेक्ट। अगर वॉल्यूम को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्या है बोलिए तो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। इसका मतलब है इसका यूनिट है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यह है वॉल्यूम। तो लगता नहीं कि वॉल्यूम कैंसिल होकर टोटल एनर्जी बचेगा। इसका मतलब दिस इंटू दिस क्या है, दिस इंटू दिस हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस वॉल्यूम dv, राइट। इसको क्या पढ़िएगा, इस पूरे को मिलाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन विच वॉल्यूम, इन वॉल्यूम dv। और जहाँ जिस पॉइंट का वॉल्यूम लेंगे उसी पॉइंट का यू लेंगे, राइट। वॉल्यूम लग रहे हैं r का, r पॉइंट का, यहाँ से यहाँ तक का, तो यू भी वहाँ का ही लेना है, करेक्ट ना। dv का वैल्यू बता सकते हैं,
4 पाई, यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हो गया वॉल्यूम, और यू के लिए क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर, और ई का वैल्यू ई स्क्वायर, तो ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ई का मैग्नीट्यूड बताइएगा सर। ई का मैग्नीट्यूड है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। देखिए तो मैंने सही लिखा, तो यहाँ पे ई का वैल्यू पुट करके पूरा कैलकुलेट करके बताइए, डी यू कितना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया ना? देखिए मेरा कैलकुलेट करने के बाद इतना आता है, आप लोग को भी इतना ही आता है कट कुट के? ऊपर भी तो एक एप्सिलॉन है यहाँ, करेक्ट? मुझे लगता है इतना ही आना चाहिए एवरीवन। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो स्टोर था वो कहाँ से स्टोर था, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट? तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ दिस स्फीयर, और कहाँ से कहाँ तक स्टोर रहेगा, सरफेस से लेकर स्फीयर तक। इसका मतलब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? देखिए तो मेरा लिमिट लिया हुआ सही है, मैं आर से इन्फिनिटी क्यों लिया सर, अंदर तो जीरो ही था, राइट? 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, लिमिट पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा एक्टिंग कर रहा था, मुझे तो इसका रिजल्ट ही याद था, समझ गए? देखिए तो इतना आता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। तो आज के बाद किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के साथ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड कितना रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई, एक कैपेसिटर में भी लेकर आऊँगा दोबारा, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इज इट राइट? बट ये एनर्जी रखा हुआ कहाँ पे है, एनर्जी रखने का भी तो कोई घर रहेगा ना, अंदर सरफेस स्फीयर के अंदर है ही नहीं, स्फीयर के बाहर रखा हुआ है। कहाँ से कहाँ पे है, उसका घर कहाँ बना हुआ है, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट? एज ए फिजिक्स टीचर, ठीक है? कैसे पता चला? कहाँ रखा हुआ ये तो पता चल गया, पर कैसे रखा हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक गया है, तो सर शुरू कहाँ से हुआ है, सरफेस से, तो सरफेस लेकर इन्फिनिटी तक, कैसे, चारों तरफ, राइट? लास्टली ये सब इतना डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा कि एसोसिएटेड कितना है, ये पूछा जाएगा कि टोटल कितना है, इतना, अंदर में कितना, जीरो, तो टोटल कहाँ, बाहर, राइट? इतना तो बोल सकते हैं ना एटलीस्ट।
अब सबसे बढ़िया बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये अलजेब्राइक क्वांटिटी है, समझे? शहबाज ज्वाइन किए हुए हैं? ओके। तो अगर स्फीयर पे निगेटिव चार्ज रहता, इनफॉर्मली चार्ज रहता लेकिन निगेटिव चार्ज रहता, देन यस, अब याद कीजिए, याद है आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसी का तो रेफरेंस लिया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना चार्ज का अमाउंट कम करना चाहता है, वजह इस पे Q हो या माइनस Q हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इज इट राइट? किसी भी स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी उससे एसोसिएटेड, मैं किसी ये बात किसी दो पॉइंट चार्ज दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ पे फिर से बच्चे इसको मैनिपुलेट कर लेंगे। क्या किसी मैं 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ कि किसी भी स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी इतना ही आएगा, राइट? इसका कितना रहेगा? माइनस Q का स्क्वायर कीजिएगा तो Q स्क्वायर ही तो हो जाएगा। तो भाई इस पर अगर निगेटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ाते हैं तो इसका पोटेंशियल जी बढ़ेगा, इस पर पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज का बढ़ाइएगा तभी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। अब पोटेंशियल ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। दिस इज द वजह कि एनी चार्ज पार्टिकल फॉर बेटर स्टेबिलिटी अपना अमाउंट ऑफ चार्ज कम करना चाहता है, समझ गए? तो कार्बोकैटायन क्या करना चाहेगा? अपना पॉजिटिव चार्ज कम करना चाहेगा। कार्बन आयन क्या करना चाहेगा? अपना निगेटिव चार्ज कम करना चाहेगा, राइट? इसी का रेफरेंस लिया था, ठीक है ना स्टूडेंट? इसका मतलब दोनों केस में डायग्राम बना लीजिएगा, दोनों केस में इलेक्ट्रिक अगर अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है और रेडियस सेम है, इतना छोड़िए, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा। ये तो एटलीस्ट ये तो बोल सकते हैं। इसको हटाया जाए। डेरिवेशन नहीं आएगा, रिजल्ट याद रखिएगा। डेरिवेशन कॉन्फिडेंस के लिए, और कम से इतना तो समझ पाए डेरिवेशन से कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही निकाल लिए, बिना कैपेसिटर पढ़े हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से निकाल रहे हैं। और कौन सा फार्मूला? E = ½ ε/T², राइट? यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, ए यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, तो U कितना सर? Q² 8πε/r। सेम रेडियस का सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, समझ गया स्टूडेंट? यह हॉलो नहीं है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस पर इतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों डालते हैं? चार्ज कहाँ पे जाएगा? और कंडक्टर का एक खास प्रॉपर्टी था कि कंडक्टर का शेप अगर इनफॉर्म तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, बोलने का जरूरत नहीं है कि सर इनफॉर्म बोलिए नॉन इनफॉर्म, खुद से इनफॉर्म हो जाएगा, राइट? कंडक्टर का प्रॉपर्टी है ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनफॉर्म, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, राइट? तो नहीं लगता कि सर ये बिल्कुल डिट्टो इसके जैसा दिखने लगा? यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ही स्टार्ट होगा। इसका मतलब सर सेम रेडियस का सॉलिड कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर, और सेम रेडियस का हॉलो स्फीयर हो, दोनों, और हॉलो स्फीयर में यूनिफॉर्मली चार्ज है और सॉलिड कंडक्टर पे सिर्फ चार्ज डाल देंगे सेम रेडियस का, लेकिन स्फेरिकल हो, सॉलिड हो, तब भी बिल्कुल इसके जैसा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि अंदर में यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। यहाँ तो हम लोग पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होता है, राइट? बट यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि और इसके अंदर भी पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट, करेक्ट? तो इसका इलेक्ट्रिक, इससे भी एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा?
क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना। और जब कंडक्टर का बात कर रहे हैं तो कंडक्टर बोलते ही कैपेसिटर दिमाग में आता है। तो जब कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे तो पहला क्लास में ही ऐसे कैपेसिटर का मतलब आप लोग क्या समझते हैं स्टूडेंट? कैपेसिटर मीन्स व्हाट? पढ़ाएगा ना स्कूल में थोड़ा बहुत। कैपेसिटर मतलब क्या बोले? एक बात तो ये सही है। और कैपेसिटर किससे बनता है? हाउ कैन वी फॉर्म ए कैपेसिटर? आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आता कि कैपेसिटर का मतलब दो प्लेट जो आपस में पैरेलल हो? तो उसका तो स्पेशल नाम, तो उसका तो नाम हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इज कंपल्सरी कि कैपेसिटर पैरेलल का प्लेट, कैपेसिटर का प्लेट पैरेलल रहेगा। मतलब प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मेरा अब क्वेश्चन को रिफॉर्म कर रहा हूँ। प्लेट ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? देखिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ, जो आप जानते हैं उसके विषय। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर का तो दो प्लेट होगा ना। कैपेसिटर ऑलवेज दो प्लेट से बनेगा। एक गिवन का पार्टिकुलर कैपेसिटर दो प्लेट होता है। तो कैपेसिटर का दो प्लेट का मतलब होता है जस्ट दे आर टू कंडक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप, ओके, जिस पे चार्ज का अमाउंट इक्वल एंड अपोजिट हो, करेक्ट। ओके, तभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। ये फार्मूला तो सही है। लिखिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ऐसे लिखें, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वेयर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा सेंटेंस। फाइंड आउट टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर वेयर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। सही है ना स्टूडेंट? चलिए, अब इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको पक्का याद होगा। R लेस देन इक्वल टू कैपिटल R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा चुके हैं, राइट। अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है और बाहर में भी रहता है, करेक्ट ना। अंदर में कितना रहता है? देख दो सर, R/R, करेक्ट। अब बाहर में कितना रहता है? जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, करेक्ट ना। इसका मतलब सर अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर में भी है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये अंदर में भी स्टोर रहेगा और बाहर में भी रहेगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि टोटल में से अंदर में कितना और बाहर में कितना, अंदर और बाहर का रेशियो, अंदर और बाहर के रेशियो पूछा गया है। मतलब टोटल हम लोग को पता करना। तो देखिए, बाहर का आप निकाल चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बाहर के लिए दोबारा काम करने का रिक्वायरमेंट है। आपको नहीं था कि बाहर के लिए जो हम लोग काम करेंगे वो हॉलो स्फीयर के बाहर के जैसा ही रहेगा।
हॉलो स्फीयर के लिए भी बाहर का पॉइंट, बाहर के लिए पॉइंट टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे, इसके लिए भी बाहर के लिए क्या बताए हैं, टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो क्या बाहर के लिए हम लोग बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड डायरेक्ट क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर। अगर आप लोग बोलिएगा तो ये डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि इसका बाहर में जो स्टोर रहेगा उसका एक्सप्रेशन और हॉलो स्फीयर के लिए बाहर में स्टोर का एक्सप्रेशन बिल्कुल डिक्टो सेम रहेगा। वजह दोनों के लिए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम रहता है, राइट। समझे एवरीवन? इसलिए डायरेक्ट इसका यूज कर लिए, ठीक है। इसका मतलब से अब अंदर का अगर निकल जाएगा तो हम लोग का काम बन जाएगा। एक्चुअली ऑनलाइन में है ना, तो क्या कीजिएगा, मुझे भी क्लासरूम में इतना थोड़े बोलते रहते हैं कि सुने या नहीं सुने या समझे नहीं समझे, तो देखकर पता चल जाता है, राइट। देखने कुछ दिन ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो ऑनलाइन वाले बच्चे को थोड़ा आराम हो गया था। ऑफलाइन वाले बच्चे को देखकर समझ रहे हैं, अच्छा ये समझ गए, बाकी लोग भी समझ गए होंगे, राइट, लिख लिए होंगे। हाँ, आउटसाइड के लिए मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे अंदर में टोटल चार्ज क्यू है और हॉलो स्फीयर जिसका रेडियस सेम इसके बराबर है और इसके सरफेस पे चार्ज है, दोनों के लिए बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको एक ट्रिक दिए थे, टोटल चार्ज बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, राइट। तो इसके लिए भी तो टोटल चार्ज को सेंटर पर रख कर सोच रहे हैं और इसके भी बाहर के पॉइंट के टोटल चार्ज को सेंटर पर मान रहे हैं, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो सेम ही नजर आएगा ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो लास्टली तो वैल्यू तो सेम ही मिलने वाला है, राइट। इसलिए मैंने आउटसाइड का इसका सेम लिख दिया, जस्ट लाइक हॉलो स्फीयर, मतलब थोड़ा सा काम करने से बच गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड के लिए काम करते हैं। मैं इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर हो सके तो एक और डायग्राम बना लीजिए, बाद में रिजल्ट सिर्फ लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ रिजल्ट लिखिएगा, नॉट डेरिवेशन। और हो सके तो शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। रोशन कुमार, तुम क्या करते हो, चैप्टर खत्म होने के बाद बनाते हो या साथ साथ बनाते हो? एटलीस्ट कम से कम चैप्टर खत्म होने के बाद पक्का बना लेना, नहीं तो बाद में 1 महीना पहले अगर पूछ रहे हो कि सर शॉर्ट नोट सब कैसे बनाएं, बहुत पीछे रह जाओगे। तो अभी रेस लगा हुआ है, कितना बढ़िया काम करते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, यही तुम्हारे रैंक और रिजल्ट पर फर्क डालेगा। जो बाकी लोग काम कर रहा वही तुम भी कर रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा क्या है। ये आप लोग के लिए भी, सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी कैटलिस्ट के बच्चे हैं, ये मत सोचो कि सिर्फ रोशन कुमार के लिए बात बोल रहे हैं। चलिए इसका वॉल्यूम बताइए। कितना होगा शुभांकर वॉल्यूम? फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर रहेगा, क्या ऐसे कर सकते हैं, यू इंटू डी वी। यू कहाँ का लेंगे, यहाँ का ही लेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इज इट राइट। ई का वैल्यू कितना पुट करें सर, ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, कैपिटल आर क्यू इंटू आर। काम कर रहे हैं स्फीयर के अंदर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर का एक्सप्रेशन पुट करेंगे, राइट। इस ई को यहाँ पुट कर दीजिए, आप लोग पुट कर पाएंगे?
कहाँ से कहाँ तक लिमिट लें? जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल कर क्या आप लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे? अब ब्रैकेट वाला स्क्वायर वगैरह को सबको माइंड में रखकर फाइनल देखिए, इसका रिजल्ट मुझे याद ही है, आप लोग फाइनल रिजल्ट बताइए। यहाँ देखिए तो इंटीग्रेट करने के बाद इतना आना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। हो गया ना? और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तो इतना ही आया होगा। और यहाँ के बाद मेरा काम ख़त्म है, यहाँ तक करते ही यहाँ के बाद टीचर का स्टेप को फॉलो करने का रिक्वायरमेंट है। यहाँ के बाद फिजिक्स है या जस्ट इंटीग्रेशन? पहला ऑब्जेक्टिव तो इसमें ये पूछ लिया जाएगा, व्हेन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर में रहता है या अंदर में रहता है? बाहर में रहता है, राइट। अब बाहर में अंदर के रेस्पेक्ट कितना टाइम ज़्यादा रहता है? मुझे लगता है 5 टाइम्स रहना चाहिए, राइट। ये सब ऑब्जेक्टिव बन गया ना। यू आउटसाइड, ये किसके लिए काम कर रहे हैं शुभांकर? सॉलिड स्फीयर क्या है? कंडक्टर। सर कंडक्टर में ऐसा फिनोमेना होगा ही नहीं कि वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, राइट। इसलिए कंडक्टर के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल, मतलब ऐसा कि हम लोग चार्ज को वॉल्यूम में डोपिंग कर दिए, राइट। दिस काइंड ऑफ सब मानते हैं नॉन कंडक्टर है, राइट। कंडक्टर में फैसिलिटी रहेगा, प्रॉपर्टी है कंडक्टर का ऐसा, जिसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। चलिए एक बात तो यहाँ से ऑब्जर्व किए, इससे और यू आउटसाइड बाई यू इनसाइड कितना वैल्यू आएगा? डिवाइड करने के बाद 5, राइट। इसका तो बाहर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अंदर के रेस्पेक्ट में 5 टाइम ज़्यादा रहेगा। तो सर टोटल कितना रहा एसोसिएटेड? टोटल, तो टोटल के लिए क्या करेंगे? अंदर और बाहर दोनों को जोड़ देंगे। उस सॉलिड स्फीयर से एसोसिएटेड कितना रहा? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर का और प्लस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर का। हाउ मच? अब एलसीएम तो आप ही को लेना पड़ेगा ना स्टूडेंट, दिस प्लस दिस के लिए कितना होगा? हाँ ठीक बोल रहे हैं 6q²/40πε/r। तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा, राइट। ए भी शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ए भी शॉर्ट नोट्स में रहेगा। तो सबके पास HC वर्मा हो रहे है। तो पेज नंबर 135 सेकेंड वॉल्यूम में देखिए, लेकर बैठना है, रुकने का कोई उपाय नहीं है, लेकर बैठना है। कितना बार बोलेंगे अब? डिकेसिन
ऑर्गेनिक क्लास में एच सी वर्मा, पेज नंबर 135। आ गए। देखिए तो दोनों पैराग्राफ में क्या जो थ्योरी है वही मैंने पढ़ाया ना। पेज नंबर भाई 135। यहाँ पे थ्योरी था जो मैं अभी पढ़ाया हूँ। Yes, sir. यस, मतलब ये हम लोग का थ्योरी का पार्ट था। कभी कभी हो सकता है लगना स्टार्ट करेगा, पता नहीं गॉस लॉ में है या नहीं है। तो दी आर द पार्ट ऑफ द गॉस लॉ, ठीक है। हो गया ना एवरीवन? ठीक है। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे जो सिखाएंगे वो आपको डायरेक्टली कैपेसिटर में बहुत बढ़िया और अल्टीमेट यूज में आएगा। क्योंकि मैंने क्या लिखा है देखिए तो, पैरेलल प्लेट कंडक्टर, राइट। और कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर से ही बनता है, करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब यहाँ पे जो भी सिखाएंगे वो कहीं ना कहीं HCB का प्रॉब्लम में कैपेसिटर में आपको दिखेगा। इसके बिना यूज़ का आप वहाँ पे उस एटलीस्ट उन सारे प्रॉब्लम को जिस प्रॉब्लम के लिए मैं सोच रहा हूँ वो नहीं बनेगा। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही।